आकाश और दिव्या वीरपुर गांव से थे। दोनों की शादी को 15 साल हो गए थे और उनके 2 बच्चे भी थे, गोलू और चिंकी। गांव से वो शहर इसलिए आए थे कि वो अपनी माली हालत को सुधार सके और अपना भविष्य बेहतर बना सके। आकाश और दिव्या दोनों नौकरी करते थे। हालांकि बच्चों की वजह से दिव्या ने नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन अब वो फिर से नौकरी करने की सोच रही थी। उन दोनों को अपने माता पिता से दूर रहे भी काफी समय हो चुका था और जब वो दोनों सेटल हो गए तो उन्होंने उन दोनों को भी अपने पास बुलाने की सोच ली। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि माँ जी और पापा जी को अब गांव से बुला लेना चाहिए। पहले की बात अलग थी, हम इतने सक्षम नहीं थे, लेकिन अब तो हम उनका खर्चा उठा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो दोनों यहाँ आएंगे ना तो उनका मन भी बच्चों के साथ लगा रहेगा और बच्चों को भी दादा दादी का प्यार मिल जाएगा। ठीक है, तो आज ही उनसे बात कर लेते हैं और उनके यहाँ आने की टिकट करवा लेते हैं। चलो, मैं उनको फोन लगाता हूँ। दिव्या और आकाश का सोचना ये था कि अब उन्हें अपने माता पिता को यहाँ बुला लेना चाहिए, जिससे बच्चों का और उसके माता पिता का समय भी अच्छे से गुजरे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आकाश ने माता पिता को फोन लगाया। हेलो, प्रणाम पापा, कैसे हैं आप? हम तो ठीक है यहाँ बेटा, तुम कैसे हो? और बच्चे? हम सब भी यार ठीक है पापा। हम सोच रहे थे कि अब आपको यहाँ आ जाना चाहिए। अब हम दोनों भी सेटल हो गए हैं, अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, इसलिए आप और माँ यहाँ आ जाइए। अच्छा, पर तुम्हें और बहू को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना हमारे वहाँ आने से? अरे कैसी बात कर रहे पापा, हमें क्यों तकलीफ होने लगी? वो तो पहले हम खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे, इसलिए आप लोगों से अलग थे। अब यहाँ सब कुछ अच्छा हो गया है, आप और माँ यहाँ आ जाइएगा। 1 मिनट, अपनी माँ से ही बात कर लो। हाँ आकाश बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। हमें बिना तुम्हारी, गोलू की, चिंकी की बड़ी याद आ रही थी, इसीलिए तो कह रहे हैं माँ हम टिकट भिजवाते हैं, आप लोग आ जाइए यहाँ। हम 5 दिन के बाद की टिकट निकलवाते हैं, तब तक आप अपना सामान बांध लीजिए। ठीक है बेटा। चलो अच्छा है, अब हम भी आकाश के साथ वहीं रहने जा रहे हैं। हाँ अच्छा तो है, पर कुछ दिन पहले आकाश फोन पे कह रहा था कि दिव्या फिर से नौकरी करने वाली है। कहीं हमें इसलिए तो नहीं बुला रही बहू कि हम उनके घर का काम करें और वो आराम से ऑफिस में काम करें? अरे अब ये सब तो चल कर ही पता चलेगा ना। और यहाँ भी तो घर का काम करती हो, वहाँ थोड़ा सा काम कर लिया तो क्या फर्क हो जाएगा? आप ना कुछ समझते ही नहीं हो जी। हम सब कुछ समझते हैं। देखो बेटा, बहू प्यार से बुला रहे हैं, वहाँ चलकर कोई तमाशा मत कर देना, समझी? हम कहाँ कुछ करते हैं जी, आप तो जब देखो हमें ही कोसते रहते हैं। चलो अब बातें बंद करो और सामान बांधना शुरू कर दो। हाँ हाँ ठीक है। कावेरी को डर था कि दिव्या उसे वहाँ इसीलिए बुला रही है जिससे वो उसे घर और बच्चे को संभालने को दे दे और खुद ऑफिस जाकर काम कर सके। लेकिन दिव्या के मन में क्या था, अब वो तो वहाँ जाकर ही पता चलने वाला था। आकाश देखो, माँ जी और पापा जी का कमरा ठीक है ना? मैंने यहाँ सब कुछ बदल दिया है जैसा उन्हें पसंद है। हाँ, ये सही किया तुमने। वो क्या है ना, वो गांव से आ रहा है तो उन्हें अलग अलग नहीं लगना चाहिए। मैं समझती हूँ, इसीलिए तो मैंने उनके कमरे में सब कुछ उनकी सुविधा के हिसाब से ही रख दिया है। वो लोग आज शाम को ही ट्रेन से उतर रहे हैं, मैं उन्हें ऑफिस से आते वक्त लेता आऊंगा। ये दादी आ रही है, अब तो बहुत मजा आएगा। हाँ, अब तो पूरा दिन तुम दोनों को उन्हीं के साथ रहना है, समझे दोनों? हाँ हाँ, हम तो उनके साथ ही रहेंगे मम्मा। आकाश शाम को अपने माता पिता को घर ले आया। दोनों आकाश का घर देखकर काफी दंग रह गए। अरे वाह, आकाश क्या घर बनाया है बेटा, ये तो महल से कम नहीं लग रहा सच में। सच में गांव में ऐसे घर तो बस साहूकार लोगों के ही होते हैं। पापा हम भी तो साहूकारी हैं अब। मेरा मतलब है मैं अच्छा कमा लेता हूँ, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ तो हमेशा आगे बढ़ता रहे बेटा। माँ जी, पापा जी आइए, खाना लग गया है, बैठिए। बहू, तुमने घर को तो बहुत अच्छे से सजाया है। हाँ दिव्या बहू, ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुमने घर को बहुत सुंदर बनाया है। साथ में नौकरी, बच्चों को संभालना, कितनी होशियार है हमारी बहू। सच में आजकल इतना सब एक साथ कर पाना कितना मुश्किल है, लेकिन तुमने तो सब कुछ बड़े अच्छे से संभाला है। बस नजर ना लगे मेरे बेटे बहू को। ये सब तो आप दोनों का आशीर्वाद है माँ जी। लीजिए आप दोनों खाना शुरू कीजिए, मैं गरम गरम रोटियां लेकर आती हूँ।
आकाश के माता पिता के आने से घर का माहौल और भी अच्छा हो गया था। और तो और बच्चे भी खुश हो गए थे दादा दादी के आने से। गोलू, चिंकी, चलो तुम दोनों अब दादा दादी को आराम करने दो, बहुत हो गया खेलना। अरे मम्मा, थोड़ी देर खेलने दीजिए ना दादा दादी के साथ। अरे कल सुबह तुम दोनों का स्कूल है ना, चलो। और दादा दादी दोनों थक गए हैं, उनको आराम करने दो। वैसे भी कल से तो हमारे साथ ही रहेंगे ना। ठीक है मम्मा। चलो दोनों अपने कमरे में। माँ जी, पापा जी, कल से मैं भी फिर से नौकरी शुरू कर रही हूँ। हाँ हाँ बहू, तू आराम से नौकरी करने जा। यहाँ हम दोनों है ना, हम सब संभाल लेंगे, तू बेफिक्र होकर जा। कावेरी ठीक कह रही है बहू। वैसे भी अब गोलू और चिंकी तो बड़े हो गए हैं और हम दोनों भी यहाँ आ गए हैं। थैंक यू माँ जी और पापा जी। अब आप दोनों आराम कर लीजिए, मैं चलती हूँ। दिव्या ने नौकरी फिर से करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि अब उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे और उसके सास ससुर भी घर पे रहने आ गए थे। अब उसे किसी बात की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। अरे दिव्या, तैयार हो जाओ तुम भी, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ता हुआ जाता हूँ। हाँ हाँ, बस अभी आई। पापा, यहाँ नीचे गार्डन भी है और मंदिर भी है, आप दोनों होकर आइएगा, आपको अच्छा लगेगा। हाँ हाँ जरूर, अब तो हमें यहीं रहना है, हम आसपास सब घुमाएंगे। बेटा तू घर की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगी। माँ जी, वैसे तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, मैंने खाना सब टेबल पर रख दिया है, बच्चों का भी आपका भी, बस उन्हें खिला दीजिएगा और आप दोनों भी खा लीजिएगा। मैं शाम को आकर खाना बना दूंगी रात का। अरे बहू, मैं हूं ना, सब कुछ देख लूंगी, तो आराम से अपने काम पर ध्यान दे बस। ठीक है माँ जी, हम दोनों चलते हैं, आप प्रणाम। माँ और पापा के आने से कितना काम आसान हो गया है ना। हाँ, अब मुझे बच्चों की चिंता नहीं है, वो अपनी दादी के पास है, सलामत है। अरे तुम फिक्र मत करो, माँ सब कुछ देख लेगी अच्छे से। आकाश और दिव्या अब निश्चिंत थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बच्चे सही सलामत अपने दादा दादी के साथ हैं। लेकिन कावेरी को अब भी दिव्या की बातें खटक रही थी। देखा, 2 दिन हुए नहीं हमें यहाँ आए और कैसे नौकरी पर चली गई। अरे तुम फिर से शुरू मत हो जाओ अभी। दिव्या बहू बहुत ही अच्छी है, तुम खामखा उस पर शक करती रहती हो। अरे मैं कहाँ कह रही हूँ कि दिव्या बुरी है, मैं तो बस एक बात कह रही थी। खैर ठीक ही है, दोनों कमाएंगे तभी तो घर चल पाएगा। ये की ना तुमने समझदारी वाली बात। चलो अब मुझे नाश्ता दे दो, थोड़ी देर में बच्चे भी आते होंगे। हाँ जी, देती हूँ। चिमन काफी समझदार और सुलझा हुआ इंसान था, इसलिए वो हमेशा ही कावेरी को संभाल लेता था। दोनों ने नाश्ता किया और उसके बाद थोड़ा सा आराम किया। इतने में बच्चे भी आ गए। अरे आ गए बच्चों। दादी, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दीजिए। अरे हाँ हाँ, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। ठीक है दादी, हम अभी हाथ मुंह धोकर आते हैं। वाह, पास्ता मेरा फेवरेट, मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनाया होगा। यस। अरे वाह, मम्मी को पता है गोलू को ये सब पसंद है, इसीलिए तो तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया। क्यों? लेकिन मुझे पास्ता ज्यादा पसंद नहीं है। हाँ वो बात तो है, लेकिन अब मम्मी गोलू के लिए स्पेशल बनाती ही है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो और कुछ खाता नहीं। अब तुम्हारे लिए नहीं बनाया क्योंकि तुम बड़ी हो, है ना, शायद इसलिए। हाँ, इसीलिए शायद मैं बड़ी हूँ, समझदार हूँ। हाँ, और वैसे भी मैंने देखा है कि मम्मी ना गोलू को ज्यादा लाड करती है, वो छोटा है ना। चलो चलो खाना खा लो, जल्दी करो। बच्चों का पूरा दिन दादा दादी के साथ अच्छा बीता और शाम को जब दिव्या और आकाश लौटे तो बच्चे काफी खुश थे। बस चिंकी थोड़ी सी नाराज थी। देखो तो दोनों कैसे खुश लग रहे हैं। पापा, हमने दादाजी के साथ खूब मस्ती की आज। उनको परेशान नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं नहीं, इनके साथ तो हमारा बचपन याद आ गया हमें। चिंकी क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? आपने मेरे लिए स्पेशल क्यों नहीं बनाया? गोलू के लिए पास्ता बनाया। ओह सॉरी, कल ना मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बना कर जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। ये हुई ना बात, दो ताली। धीरे धीरे दिव्या भी अपने काम में सेट हो गई। चिमन और कावेरी को भी अब यहाँ मजा आने लगा था, लेकिन कावेरी को अब भी दिव्या से न जाने कैसी तकलीफ थी जो दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। माँ जी, आज से मैंने आधे दिन के लिए काम वाली को भी रख दिया है। आज से वो आपका कमरा, रसोई सब कुछ साफ करती हुई जाएगी। हाँ माँ, आप और पापा बस आराम से बच्चों के साथ वक्त बिताइए। अरे दिव्या बेटा, कावेरी को इस घर में काम क्या होता है?
खाना और बाकी सब काम तो तुम करके जाती हो, बस इसे बच्चों को ही तो देखना होता है, और क्या। जी पापा जी, लेकिन अब इनकी भी उम्र है, वो ये सब काम क्यों करें, इसलिए मैंने आज से काम वाली रख दी है। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगी, तुम दोनों आराम से काम पर जाओ। ठीक है माँ जी। चलो दिव्या, मुझे आज लेट हो रहा है। आकाश, आजकल चिंकी पता नहीं क्यों उखड़ी उखड़ी रहती है, कई बार तो गुस्सा भी हो जाती है। अरे बच्ची है, शायद तुम्हें मिस करती होगी। हाँ, ये भी हो सकता है। रात को मैं उसे ज्यादा समय दे दूंगी, ऐसा ही करूंगी। ये सही बात है। दिव्या और आकाश के जाने के बाद कावेरी आराम से अपने कमरे में टीवी देख रही थी। तभी गांव से फोन आता है। हेलो, कैसी हो शीला? अरे कैसी हो कावेरी, तुम तो शहर जाकर हमको भूल ही गई। अरे अब यहाँ काम ही इतना होता है कि क्या ही बताएं। बहुत काम होता है? क्या मतलब? वहाँ जाकर तुम काम करती हो क्या? अब कहने को तो ये हमारे बेटे बहू का घर है, लेकिन दोनों नौकरी करते हैं तो घर हमें ही देखना होता है, बच्चों को भी ना हमें ही देखना होता है। तभी तुमको गांव से शहर बुलाए रहे ये लोग। अरे कोई बात नहीं, अब अपने ही पोते पोती है, उनका काम करने में क्या दिक्कत, लेकिन अब ना हमारे घुटने भी काम नहीं करते बस। अरे अब इस उम्र में इतना काम करे रही तो घुटने तो दुखेंगे ही। खुद को चली जावे है काम पे, पीछे तुम्हें घर और बच्चे सौंप जावे हैं। ये क्या बात हुई भला? अरे चल कोई ना, अब जो है सो है। चलो अब हम फोन रखते हैं, बच्चे आते ही होंगे, उनके लिए खाना भी गर्म करना है हमें। अरे अपना ध्यान रख कावेरी, हमें तो सुनकर ना बहुत ही दुख हुआ। हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। कावेरी ने गांव में ये खबर फैला दी थी कि उसकी बहू सारा घर उसी के हवाले करके खुद नौकरी करने चली जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर कावेरी ने जो बीज चिंकी के मन में डाला था उसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला था। अरे आ गए तुम दोनों? हाँ दादी, दादी देखिए मुझे स्टार मिला। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मम्मी ने मेरी मदद की थी इस प्रोजेक्ट को बनाने में। अरे वाह, मम्मी तो गोलू की हर बात मानती है। गोलू लड़का जो है छुट्टा भी है ना, क्या चिंकी? हाँ, मम्मी हमेशा ही गोलू की बात मानती है, क्योंकि वो लड़का है और मैं लड़की, इसलिए वो सब कुछ स्पेशल उसके लिए ही करती है। अरे चिंकी बेटा, गुस्सा मत हो, यहाँ जाओ, यहाँ आ जाओ बच्चे मेरे पास। मम्मी गोलू से ज्यादा प्यार करती है क्योंकि वो लड़का है। चिंकी, ये क्या बात कर रही हो बेटा? आकाश और दिव्या को अचानक घर आता देख कावेरी चौंक सी जाती है। हाँ चिंकी बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, लड़का लड़की ये भेदभाव जैसा कुछ नहीं होता बेटा। नहीं, मम्मी हमेशा गोलू के लिए स्पेशल चीजें बनाती है, उसी से बातें करती है प्यार से, मुझसे नहीं, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं शादी करके चली जाऊंगी। बेटा, आपको ये सब किसने सिखाया? मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है, आप जैसे सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ बेटा, देखो मम्मी आपके लिए क्या लाई है, इतने सारे तोहफे। देखो अगर वो आपसे प्यार नहीं करती तो क्यों लाती ये सब? ये सब आप मेरे लिए लाए हो? हाँ बेटा। मम्मी आप मुझसे उतना ही प्यार करते हो ना, प्लीज मुझे कम प्यार मत करना, मैं लड़की हूँ तो प्लीज। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, किसने कहा आपसे ये सब? दादी कहती है कि मैं लड़की हूँ तो आप मुझे प्यार नहीं करती, इसीलिए आप नौकरी पर चली जाती है। चिंकी गोलू, अब दोनों कमरे में जाओ बेटा। मैंने कहा था ना आपसे कि माँ जी कुछ तो गलत कर रही हैं। आज मुझे गांव से फोन आया था, मौसी का, मुझसे कह रही थी कि क्यों अपनी सास पे इतना जुल्म कर रही है। मैंने आपके साथ क्या किया माँ जी? क्या बुरा किया? इतना अच्छा बर्ताव किया आपके साथ और आपने मेरी ही बच्ची को मेरे खिलाफ कर दिया, क्यों? कावेरी, ये समाज हर बार बेटे बहू को गलत कहता है कि वे अपने माता पिता को अकेला क्यों छोड़ देते हैं, लेकिन जब माता पिता तुम्हारे जैसे हरकत करने लगे तो बताओ क्या करना चाहिए? कौन बेटा बहू अपने माता पिता को अपने साथ रखेगा, बताओ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, माँ ऐसा कर ही नहीं सकती, वो इतना घिनौना काम कर ही नहीं सकती कभी। मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, है ना माँ? तुमने नहीं किया ना ये? बोल दो नहीं किया।
मुझे किसी की भी बात पे विश्वास नहीं है, तुम बस एक बार कह दो कि तुमने ये सब नहीं किया। कावेरी की चुप्पी और आंसू सब कुछ बयान कर रहे थे। उस कमरे में अब सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं था। ना किसी के पास कोई सवाल था, ना ही कोई सफाई। आकाश को विश्वास था कि उसकी माँ ये सब कुछ नहीं कर सकती, पर अब सवाल ये था कि क्या वो विश्वास अब भी था। और वो देखती है कि उसकी दादी हॉल में टीवी देख रही है। तो रिद्धिमा कहती है, दादी, मेरी सहेलियाँ आई हैं, क्या आप थोड़ी देर के लिए माँ के कमरे में जा सकती है? क्योंकि हम सारी सहेलियाँ यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करेंगी। अरे बेटा, तू अपनी मम्मी के कमरे में चले जा। अब देख, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे से ज़्यादा चला नहीं जाता। अगर मैं ज़्यादा चलने लगी तो मेरी हड्डियाँ चटक जाएगी। अब इस उम्र में ना हड्डियाँ जल्दी ठीक भी नहीं होती। रिद्धिमा, रहने देना, दादी सही तो कह रही है। दादी की उम्र हो गई है, इसलिए उन्हें यहीं रहने देते हैं। हम तेरी मम्मी के कमरे में चले जाते हैं। सहेली की बात सुनकर रिद्धिमा अपनी माँ के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी मम्मी फ़ोन पर बात कर रही है। मम्मी, हम लोगों को यहाँ पर पढ़ाई करनी है, आप बाहर जाकर फ़ोन पर बात कीजिए ना। वैसे भी हम लोगों के बहुत जल्द एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो सोचो क्यों ना ग्रुप स्टडी कर ली जाए। ग्रुप स्टडी में ना बहुत फ़ायदा होता है। जिसको जो समझ में नहीं आ रहा, दूसरा बंदा उसे समझा देता है। बेटा, तुम्हें दिख रहा है ना मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, और मैं कोई फालतू की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि काम से बात कर रही हूँ। तुम चाची के कमरे में जाकर पढ़ाई कर लो। अपनी माँ की बात सुनकर रिद्धिमा थोड़ी चिढ़ जाती है, और वो ना चाहते हुए भी अपनी सहेलियों को अपनी चाची के कमरे में ले जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी चाची सो रही है। रिद्धिमा की चाची को सोता देख रिद्धिमा की सहेलियाँ रिद्धिमा से कहती है, रिद्धिमा, तेरे घर में तो पढ़ाई करने के लिए स्पेस ही नहीं है। बाहर हॉल में तेरी दादी टीवी देख रही है, कमरे में तेरी मम्मी इम्पॉर्टेंट कॉल पर है, और यहाँ तेरी चाची सो रही है। अब इन्हें सोता हुआ डिस्टर्ब करना तो सही नहीं है। वैसे ही ये एक तो प्रेग्नेंट है। एक काम कर, तू ही हमारे घर आ जाना, हम मेरे घर पर ही ग्रुप स्टडी कर लेंगे, ठीक है? फ़िलहाल के लिए शायद हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो जगह ही नहीं हो रही है। रिद्धिमा कुछ बोलती है उससे पहले उसकी सारी सहेलियाँ वहाँ से चली जाती है। ये देखकर रिद्धिमा को काफ़ी गुस्सा आता है, और वो गुस्से में अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मुझे अपना स्पेस चाहिए। मुझे एक कमरा अलग सा चाहिए, जिसमें मैं बैठकर पढ़ाई कर सकूँ, खुद की पर्सनल लाइफ जी सकूँ। रिद्धिमा, अभी तक तो तुम इतनी अच्छी थी, एकदम से क्या हो गया तुम्हें? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वो इसलिए क्योंकि मैं और मेरी सहेलियाँ यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए थे, ग्रुप स्टडी करने के लिए आए थे। लेकिन आप लोगों के अपने काम ही ख़त्म नहीं होते, तो हम यहाँ पढ़ाई कैसे करेंगे? अब चली गई ना मेरी सारी सहेलियाँ। बेचारी पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन आप लोगों की हरकत की वजह से पढ़ाई भी नहीं कर पाई। लेकिन रिद्धिमा, मैंने तुम्हें कहा ना कि जाकर चाची के कमरे में पढ़ाई कर लो। हम लोग गए थे, लेकिन चाची सो रही थी, और क्योंकि चाची प्रेग्नेंट है, इसलिए हमने उन्हें उठाना सही नहीं समझा। इतना बोलकर रिद्धिमा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन रिद्धिमा अपनी सहेली से कुछ काम की बात कर रही थी, तभी उसके घर में अचानक से ही शोर होने लगता है। ये देखकर रिद्धिमा को काफ़ी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो सबसे पहले अपनी कॉल कट करती है और अपने घर वालों के ऊपर चिल्ला पड़ती है। आप लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? देख रहे कि मैं यहाँ बात कर रही हूँ, उसके बाद भी आप लोग ची 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 पी 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 कर रहे। रिद्धिमा का ऐसा बर्ताव देखकर सभी घर वाले चुप हो जाते हैं। लेकिन उसी समय रिद्धिमा की चाची मोनाली उसके पास आती है और उसे संभालते हुए कहती है, बेटा रिद्धिमा, अगर इम्पॉर्टेंट कॉल है तो तुम मेरे कमरे में चली जाओ। वैसे भी अभी यहाँ सब बैठे हैं ना, तो मेरा कमरा तो खाली ही है। अपनी चाची की बात सुनकर रिद्धिमा वहाँ से चली जाती है। लेकिन दिन प्रतिदिन रिद्धिमा चिड़चिड़ी होती जा रही थी। ये देखकर सोनिया अपने बेटे की चिंता करती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा रिद्धिमा ऐसी चिड़चिड़ी क्यों हो रही है। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वो तो मुझे कुछ बताती ही नहीं है। माफ़ करना दीदी, लेकिन अब रिद्धिमा टीन एज में जा रही है। अगर इस समय हम उसको नहीं समझ पाए ना, तो वो गलत रास्ते निकल जाएगी। अब वो बड़ी हो रही है, उसको भी खुद का पर्सनल स्पेस चाहिए। हाँ मोनाली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रिद्धिमा अब बड़ी हो रही है, लेकिन तुम घर के हालात तो जानती हो। एक काम करते हैं, देखो दूसरे घर के बारे में तो हम सोचेंगे, लेकिन फ़िलहाल तुम उसे अपना कमरा दे दो। रात को वो हमारे साथ सो जाएगी। दिन में देवर जी रहते नहीं, तो तुम दिन में मेरे साथ रह लेना। सोनिया की बात सुनकर मोनाली हामी भरती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रिद्धिमा दिन के समय अपनी चाची के कमरे में रहती और रात के समय अपने मम्मी पापा के साथ सोती। लेकिन इन सब में रिद्धिमा अब सबसे कटी कटी रहती थी। इसलिए सोनिया रिद्धिमा के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। रिद्धिमा, तुम इस तरह अकेली क्यों रहती हो? आखिर बात क्या है?
माँ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कुछ समय अकेले रहूँगी तो अपने आप नॉर्मल हो जाऊँगी। लेकिन रिद्धिमा, सोनिया कुछ बोलती उससे पहले ही रिद्धिमा वहाँ से चली जाती है। रिद्धिमा को ऐसे देख सोनिया को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस बीच अगर रिद्धिमा किसी से थोड़ी बहुत भी बात करती थी तो वो थी उसकी चाची मोनाली। बस इसलिए सोनिया मोनाली के पास जाती है और उदास होकर सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर मोनाली अपनी जेठानी को यकीन दिलाती है कि वो रिद्धिमा से पूछेगी कि आखिर वो चाहती क्या है। जिसके बाद मोनाली अपनी भतीजी रिद्धिमा के पास जाती है। रिद्धिमा, कई दिनों से देख रही हूँ मैं, बहुत परेशान लग रही हो तुम, कोई बात है क्या? नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। ठीक है, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। मैं तो बस यहाँ तुम्हारी परेशानी जानने के लिए आई थी। मैंने सोचा तुम मुझे अपनी सहेली समझकर सब कुछ बता दोगी, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे कुछ समझती नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, तुम अपना खाली समय अपने अकेलेपन के साथ गुजारो। इतना बोलकर मोनाली वहाँ से जाने लगती है तो रिद्धिमा अपनी चाची को रोक लेती है। चाची, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे लेकिन क्यों रिद्धिमा, क्या हुआ है तुम्हें? वो इस बार मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए। मैं जानती हूँ कि मेरे मार्क्स बहुत कम आएंगे। तो इस बात से परेशान हो रही हो तुम? नहीं चाची, और भी बहुत सारी बातें हैं। चाची, मुझे मेरा खुद का कमरा चाहिए। अब मैं बड़ी हो रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मी पापा के साथ सोना। अरे तो क्या हुआ बेटा, तुम मेरे पास आ जाया करो। नहीं चाची, आप भी तो प्रेग्नेंट है, कल को आपका भी बेबी होगा तो आपको भी तो अपना स्पेस चाहिए ना। रिद्धिमा की बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही थी, इसलिए मोनाली भी उसकी बात से अग्री करती है। जिसके बाद मोनाली अपनी जेठानी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। ये जानने के बाद सोनिया को भी रिद्धिमा की बात सही लगती है और शाम को जब रिद्धिमा के पिता मोहित घर आते हैं तो सोनिया अपने पति से बात करती है। मोहित जी, अब हमें दूसरा कोई घर ले लेना चाहिए। क्यों सोनिया, तुम जानती हो ना अभी हमारे पास वैसे पैसे नहीं है। आपके पास पैसे हैं लेकिन आप उन पैसों को खर्च नहीं करना चाहते। अरे अब हमारा इस छोटे घर में गुजारा नहीं हो रहा है, हमारी बेटी बड़ी हो रही है। सोनिया, तुम्हें हुआ क्या है, क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? मोहित और सोनिया आपस में बात कर रहे थे कि इतने में मोनाली अपनी जेठानी के कमरे में आती है और अपने जेठ को जवाब देते हुए कहती है, भैया, दीदी के कहने का मतलब है कि हमारी रिद्धिमा बड़ी हो गई है, उसको अच्छा नहीं लगता आप लोगों के साथ सोना। कहीं ऐसा ना हो कि वह आपसे दूर चली जाए। अरे लेकिन इसमें दूर होने वाली कौन सी बात है मोनाली, अब तुम बताओ, वो हमारे पास बस रात को ही तो रहती है। हाँ, वो बस रात को रहती है, लेकिन उसे आप लोगों के बीच सोना अच्छा नहीं लगता ना भैया। अरे भाई, दिन में तो वो अकेली रहती है तुम्हारे कमरे में। भैया, वो भले ही अकेले रहती है, लेकिन वो अकेले नहीं रह रही है, बल्कि हम लोगों से दूर जा रही है। और वैसे भी आज वो मेरे कमरे में अपना टाइम स्पेंड कर रही है, लेकिन कल को मेरा बच्चा हुआ उसके बाद। रहने दो मोनाली, इस आदमी को अपने पैसों से प्यार है, ना कि बच्चे से। लेकिन मोहित, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हुई ना तो अच्छा नहीं होगा। मोनाली और सोनिया की ऐसी बात सुनकर कहीं ना कहीं अब मोहित को भी लगने लगा था कि उसे अब एक दूसरा घर ले लेना चाहिए। जिसके बाद जब रात को मोहित का छोटा भाई आता है तो मोहित उससे दूसरे घर की बात करता है, जिस पर उसका छोटा भाई राजीव कहता है, हाँ भैया, मैं भी आपको कई दिनों से यही बात कहना चाह रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो ठीक है, कल से हम घर देखते हैं। इतना बोलकर मोहित अपने कमरे में चला जाता है और अगले दिन से वो लोग एक नया घर ढूंढते हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ उन्हें एक बड़ा अच्छा सा घर भी मिल जाता है और वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। जिसके बाद अब रिद्धिमा भी नॉर्मल हो जाती है। आखिर ऐसा कौन सा भाई है जो अपनी बहन से प्यार नहीं करता हो या उससे लड़ता ना हो? तो ऐसा ही है राघव, जो अपनी तीनों बहन राखी, नीलम और गुड़िया से बहुत प्यार करता था। वो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता था। और ऐसे ही एक दिन राखी अपनी बहन नीलम के साथ कॉलेज जा रही थी कि उसका एक लड़का पीछा करना शुरू कर देता है। अरे यार नीलम, देखना, ये लड़का पीछा कर रहा है। हाँ सही बोल रही है, मैं भी कल से इसको नोटिस कर रही हूँ। तो चल इसको बता देते हैं। दोनों बहन उस लड़के को धमकाने के लिए चल देती है, पर तभी वहाँ राघव आ जाता है और उस लड़की को डरा कर वहाँ से भगा देता है। ये देखकर नीलम राघव से कहती है, अरे वाह भैया, मैं तो आपको जीरो समझ रही थी,
पर आप तो जीरो मूवी के हीरो निकले। इतना कहकर नीलम और राखी हंसने लगते हैं और एक बार फिर राखी अपने भाई से कहती है, वैसे भैया ऐसा क्या किया आपने कि वो आपसे डर गया और 4G की रफ्तार से भाग गया? अरे तेरा भाई हीरो है, ऐसे छोटे मोटे लड़के तो मुझे देख कर ही भाग जाते हैं। वैसे मैं तुम्हारे कॉलेज के रास्ते से ही जा रहा था, चलो तुम दोनों को कॉलेज छोड़ देता हूँ। ये कहकर राघव अपनी बहन को कॉलेज छोड़ देता है। शाम हो जाती है। दोनों बहन कॉलेज से घर आती है। घर आते ही अपने भाई से कहती है, अरे भैया एक बात समझ में नहीं आ रही, वो लड़का हमारा पीछा कर रहा है, ये बात आपको कैसे पता चली? तुम्हारा भाई हूँ, सब पता है मुझे। तभी उसकी सबसे छोटी बहन गुड़िया आती है और कहती है, भैया जी ये फ्रिज में किसकी चॉकलेट है, मैं खा लूं? गुड़िया वो तो मैं तेरे लिए ही लेकर आया था। ये बात तो गलत है भैया, आप छोटी के लिए चॉकलेट लेकर आते हो लेकिन हम दोनों के लिए कुछ भी नहीं लेकर आते। वो छोटी है इसीलिए उसके लिए चॉकलेट लाता हूँ, अब तुम दोनों तो बड़ी हो गई हो। छोटी नहीं है, ये तो सबकी नानी है। देख राखी, छोटी के बारे में कुछ मत बोल, ये नानी नहीं इस घर की महारानी है और तुम दोनों नौकरानी। क्यों गुड़िया? क्या नौकरानी? जाओ, अब मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। अरे रुक तो, चल तू भी कभी कभी रानी बन जाना। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप हमेशा मेरा मजाक बनाते हो। अच्छा ठीक है, मत करना। चलो अच्छा हुआ, मेरे पैसे बच जाएंगे। मैं तो सोच रहा था कि कल तुम दोनों के लिए भी चॉकलेट ले आऊं। तीनों भाई बहन के बीच प्यार भरी नोक झोंक चलती रहती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक दिन राखी अपनी छोटी बहन गुड़िया से कहती है, देख गुड़िया, तुझे तो पता है कल भैया दूज है, भाई से कुछ डिमांड मत करियो। वो मेरे भैया है, मेरी मर्जी मैं कुछ मांगू या ना मांगू। गुड़िया, मम्मी पापा के गुजरने के बाद भैया ने ही हमें कितनी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया है, जानती है ना तू? तो मुझे नहीं पता, वो मेरे भैया है, वो मुझे सब कुछ ला कर देते हैं। इतना कहकर गुड़िया वहां से चली जाती है। अब अगले दिन गुड़िया, राखी और नीलम अपने भाई राघव के कमरे में आते हैं और देखते हैं कि वो अभी तक सो रहा है। तब राखी बोलती है, अरे भैया उठ जाओ ना, सुबह हो गई है। अरे यार सोने दो, तुम दोनों आज खुद ही कॉलेज चली जाओ। आज कॉलेज नहीं जा रहे हैं हम, आज भैया दूज है। क्या आज भैया दूज है? अरे मैं तो भूल ही गया था। अच्छा तुम तीनों यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर राघव नहाने के लिए चला जाता है। वो तीनों अपने भाई का इंतजार करने लगती है और 1 घंटे के बाद राघव उनको आवाज लगाता है, अरे तुम लोग अब वहीं पर रहोगी या फिर यहाँ भी आओगी? उसकी आवाज सुनकर वो तीनों अपने भाई के पास जाती है और भैया दूज मनाने लगते हैं। राघव अपनी बहनों से कहता है, तुम लोगों को क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं है? मुझे अच्छे से याद था कि आज भैया दूज है। तो भैया वो कमरे में क्या था? आपने ऐसा क्यों बोला कि आप भूल गए आज भाई दूज है? अरे वो एक मजाक था, इन सब बातों को छोड़ो, मैं तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। अरे भैया इसकी क्या जरूरत थी? बहना मुझे पता है कि तुम लोगों की किस चीज में खुशी है, इसीलिए अपना अपना गिफ्ट ले लो। ये कहकर राघव अपनी बहनों को गिफ्ट देता है। राखी और नीलम को वो फोन देता है। तभी गुड़िया बोलती है, भैया मेरा फोन कहाँ है? अरे छोटी, तुझे फोन की क्या जरूरत है, तू तो अभी छोटी है, तेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट रखी है फ्रिज में, जा जाकर खा ले। ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राघव फोन पर बात कर रहा होता है। अरे भाई पता लगा कि बता देना, कुछ करवा दे यार। शाम तक बता दियो मुझे, चल बाय। इतना बोलकर वो फोन काट देता है और उसके सामने गुड़िया आकर बैठ जाती है और अपने भाई से कहती है, क्या हो गया भाई? कुछ नहीं बहन। मैं छोटी हूँ इसलिए नहीं बता रहे हो ना, लेकिन हम सब तो एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते। कुछ नहीं हुआ, बस मैं खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये सुनकर गुड़िया कुछ नहीं बोलती, चुपचाप वहां से चली जाती है।
वहीं राघव अब बहुत परेशान होने लगता है। थोड़ी देर बाद गुड़िया फिर से अपने भाई के कमरे में आती है और अपने भाई के हाथ में जमा किए हुए पैसे का गुल्लक पकड़ा देती है। वो देखकर राघव पूछता है, ये क्या है छोटी? ये मेरी सेविंग्स है भैया। छोटी, तू इतनी समझदार कब से हो गई? भैया, आप जो पैसे देते थे वो मैं जमा करती रहती थी और मैंने बहुत दिनों से चॉकलेट भी नहीं खाई है। उसकी ये समझदारी देखकर अब राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थैंक यू छोटी, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। मैं तेरे पैसे बैंक में जमा करा देता हूँ, ठीक है? नहीं भाई, ये आपके बिजनेस के लिए है। तभी राखी और नीलम भी वहां आती हैं और राखी अपनी कुछ सेविंग्स भाई के हाथ में रख देती है। हमारी और आपकी सेविंग्स मिलाकर शायद अब काम शुरू हो सकता है भैया। हमें पता है भाई कि अब आपकी जॉब नहीं है और मैंने बचपन से अपना अकाउंट होने का पूरा फायदा उठाया है। उसमें आज इतने पैसे तो हैं कि सबके मिलाकर आप बिजनेस की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। राघव इमोशनल होकर अपनी तीनों बहनों को गले से लगा लेता है और अब वो धीरे धीरे अपना बिजनेस शुरू कर देता है। बहुत जल्दी राघव अपनी तरक्की को छू लेता है और ऐसे ही एक दिन, अरे भैया, आप हमेशा बिना लंच लिए चले जाते हो, लो अपना टिफिन लेकर जाओ। ये कहकर वो राघव को टिफिन दे देती है और राघव चला जाता है। शाम को आते वक्त राघव का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तीनों बहनें इस बात से अनजान हैं कि अब उनके भैया नहीं रहे। थोड़ी देर बाद नीलम के पास कॉल आता है। हेलो, आप राघव सर के घर से बात कर रहे हो? जी हाँ, सर का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर नीलम शॉक्ड हो जाती है और तीनों जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि राघव की डेथ हो गई है, जिसे सुन उन तीनों के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। तीनों बहुत रोती हैं, लेकिन देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब गुड़िया अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे देश में होती है और राखी और नीलम अपने भाई के बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन इस बीच बहनों के बीच दूरियां आ जाती हैं, पर ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरता जिसमें वो तीनों ही अपने भाई को याद ना करें। सालों बाद गुड़िया अपनी पढ़ाई पूरी करके बहनों के पास वापस आती है। बहनों, इतने साल दूर रहकर और भैया के बाद इस चीज का एहसास हो गया कि अगले ही पल क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इसलिए आज कहना चाहती हूँ कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और कभी भी किसी भी हाल और कीमत पर मैं आप दोनों को खोना नहीं चाहती। पागल लड़की, तू कितना भी दूर हो, हम हमेशा तेरे साथ तेरे पास है, जैसे भैया हमेशा कहते थे। सच, भाई बहन का रिश्ता होता ही कुछ अनोखा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। मम्मी जी, ये गर्मियों के इतने लंबे लंबे दिन होने लगे हैं, मैं तो परेशान हो गई हूँ, दिन ही नहीं कटता। और अब ये बोरियत वाली बात सुनकर ना आप मुझसे झगड़ा मत शुरू कर देना, क्योंकि आपसे झगड़ा करके आजकल मेरा मूड फ्रेश ही नहीं हो रहा। बोर हो गई हूँ मैं आपसे झगड़ के। क्या करे, कुछ तो एक्साइटमेंट होना चाहिए ना लाइफ में। अरे बहू, थोड़ा हाथ पैर हिलाकर घर के काम कर लिया कर, घर भी साफ हो जाएगा और तेरा टाइम पास भी हो जाएगा। और ये जो दिन रात लड़कर तू मेरा बीपी बढ़ाती है ना, वो तेरे लिए टाइम पास करने का तरीका है क्या? क्या मम्मी जी, अब फिर वही लड़ाई वाली बात लेकर बैठ गई। बोला ना मैंने, मेरा झगड़ा करने का मूड नहीं है। और क्या है ये, आप हर समय बस काम का रोना लेकर बैठ जाती हो। अरे हम औरत है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर समय बस काम ही करते रहे। अरे हमारा भी तो मन कर सकता है ना कि हम भी कभी कुछ अलग एक्साइटिंग करें। ये तेरी जलेबी जैसी गोल गोल बातें मेरी तो समझ से एकदम बाहर है। तो साफ साफ बता, क्या कहना चाह रही है? मम्मी जी आप ही बताओ, क्या हम सारा जीवन ये रोटी कपड़ा और मकान करते करते ही बिता देंगे? हमारी अपनी कोई लाइफ है या नहीं? आप ये सोचो, अगर मैं भी कुछ पैसे कमाने लगूं तो कैसा हो? हम भी एक मेड रख सकते हैं, किटी ज्वाइन कर सकते हैं, डिज़ाइनर कपड़े पहन सकते हैं। सोचो सोचो ज़रा। अरे चुप कर तू, सब समझ रही हूँ तेरी लच्छेदार बातें मैं। अब तू मुझसे यही कहेगी कि तू कहीं छोटी मोटी नौकरी करेगी और ये घर का पहाड़ जैसा काम मैं कर लूँ? तो मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली। अरे मम्मी जी, आपकी सोच ना वहीं अटकी रहती है। ऊपर ऊपर उठिए ना थोड़ा सा। और मैं कुछ और ही कहना चाह रही हूँ,
मैं कह रही हूँ कि अगर हम कोई ऐसा काम करें जिससे हमारा घर का काम भी होता रहे और कुछ कमाई भी होने लगे तो कैसा रहेगा? दिमाग घुमा के रख दिया मेरा। साफ साफ कुछ कहती क्यों नहीं? 1 घंटे से लच्छेदार बातें कर करके मेरे दिमाग की दही बना रही है। हम लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, बताओ कैसा आइडिया है? हैं? अब ये क्या नया तुर्रा पाल लिया तूने? क्या होती है ब्लॉगिंग? हमें नहीं पता। अरे मम्मी जी, ब्लॉगिंग का मतलब हम अपने जीवन में जो कुछ भी करेंगे ना वो सब वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते रहेंगे। अच्छा, और तेरे ये टेढ़े मेढ़े कामों का सोशल मीडिया पर देखेगा कौन? इतना खाली कौन बैठा है? अरे मम्मी जी, आजकल यही तो ट्रेंड है। किसी को अपने जीवन की पड़ी नहीं है, सबको ये देखना है कि दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है। मैं कह रही हूँ ना, बहुत मिल जाएंगे देखने वाले। आप बस मेरे साथ शुरुआत तो करो। बहू के कहने पर दोनों सास बहू अपना एक ब्लॉगिंग चैनल शुरू करती हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके चैनल पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं। अरे बंद कर ये वीडियो का झमेला, परेशान हो गई हूँ तेरे हर समय कैमरा लेकर घूमते रहने से। मैंने कहा था ना, कोई नहीं देखने वाला तेरा ये ब्लॉग। अब चुपचाप से घर के कामों में ध्यान लगा। मम्मी जी, मुझे ना अब समझ में आ गया है कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। आजकल ना फूड ब्लॉगिंग टॉप पर चल रही है, और ये देखो जितने भी पेज है ना सब पर मिलियंस पे व्यूज़ है। इसका मतलब व्लॉग तो हम बनाएंगे, बस हमें थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। मतलब तो अब खाना बनाना सिखाएगी? अरे मम्मी जी, मुझे कौन सा खाना बनाना आता है जो मैं खाना बनाना सिखाऊंगी? मैं तो खुद कच्चा पक्का बनाकर किसी तरह अपनी ज़िंदगी चला रही हूँ। हम लोग क्या करेंगे, हम गली मोहल्ले में नुक्कड़ों पर जो छोटे छोटे ठेले वाले खड़े रहते हैं ना, उनका वीडियो बनाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि ये छोटे छोटे चाट पकोड़े वाले खड़े रहते हैं ना, उनके पास कितना बढ़िया और लजीज खाना मिलता है। हमारे वीडियो को देखकर लोग ठेले वालों को जानना शुरू कर देंगे। इनकी बिक्री बढ़ेगी तो हमें इनसे कमीशन भी मिलेगा और व्यूज़ भी आएंगे, तो कमाई तो हमारी होनी है। और आजकल ना वही काम चलता है जो थोड़ा अलग होता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट के ब्लॉग तो बहुत लोग बनाते हैं, हम उन लोगों की ब्लॉग बनाएंगे जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं है। बताओ कैसी लगी? अच्छा चल ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है। अगले दिन दोपहर में तो दोस्तों, आज हम आपको मिलवाएंगे घंटा घर पर एक छोटे से पीपल के पेड़ के नीचे चाट का ठेला लगाने वाले हमारे चंदू चाट वाले से। चंदू भैया यहाँ पर पिछले 10 सालों से अपना ठेला लगा रहे हैं और हर रोज़ तकरीबन 200 से 300 प्लेट चाट बेच देते हैं। अरे यहाँ के इलाके में बड़ा नाम है इनका। तो देखते हैं दोस्तों, चंदू चाट वाले की चाट में कुछ दम है या नहीं। देखो भैया, हम लोग यहाँ पर आपसे एक पत्ता चाट खाएंगे। आपको बढ़िया से बढ़िया चाट बनाकर हमें खिलानी है, क्योंकि आप जिस तरह से चाट बनाओगे वो सारा प्रोसेस हम लोग वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आपकी चाट जैसी भी बने हम बढ़िया ही रिव्यू देंगे कि आपने बहुत अच्छी चाट खिलाई है। आपकी इस वीडियो को हम लोग अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे, जिसे हज़ारों लोग देखेंगे, और फिर उसके बाद आपकी दुकान पर चाट खाने वालों की लाइन लग जाएगी। लेकिन मैडम, आप मेरे साथ इतनी भलाई क्यों कर रही है? अरे भैया, भलाई भलाई कुछ नहीं है, ये काम है हमारा। जैसे तुम्हारा काम चाट बेचना है, वैसे ही हमारा काम लोगों को आपके जैसे चाट वालों से मिलवाना है। तो ऐसा करते हैं, सेटिंग पहले ही कर लेते हैं। आपकी इस वीडियो के बाद आपके पास जितने भी लोग आएंगे उसका कमीशन आपको मुझे देना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं मैडम, हमें इन सब लफड़े में नहीं पड़ना। अरे इसमें लफड़े वाली कोई बात नहीं है। सुपरस्टार बन जाओगे तुम पूरे गांधीनगर में, हर कोई पहचानेगा तुम्हें। अरे मुझे कोई छोटा मोटा ब्लॉगर समझ रहे हो क्या? ठीक है, अगर मुझे मुनाफा हुआ तो आपको कमीशन दे दूंगा, लेकिन पहले कुछ हो तो। मेरा तो दिन का 500 का भी कमाई नहीं होता। अरे थोड़ा स्टैंडर्ड सुधारो, हाथ में दस्ताने पहना करो, और ये बर्तन सब नए ले लो। थोड़ा ठेला पेंट सेंट करवाओ, तब जाकर लगोगे ना सेलिब्रिटी ठेले वाले। जैसा कि गीता ने सोचा था, वाकई उनका वीडियो वायरल हो जाता है और उनके वीडियो के व्यूज़ मिलियंस पे पहुंच जाते हैं, जिसके कारण चाट वाला भी गांधीनगर का स्टार चाट वाला बन जाता है और उसकी दुकान के आगे लंबी लाइन लगने लगती है 1 हफ्ते के बाद। तो दोस्तों, आज हम देखने आए हैं कि चंदू चाट वाले की वीडियो वायरल होने के बाद आखिर उनकी चाट की दुकान किस हालत में है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, चंदू चाट वाले की दुकान के आगे तो लंबी लाइन लगी हुई है। अगर आप भी ये मौका नहीं गंवाना चाहते तो आज ही अपना चाट का पत्ता बुक करना ना भूले। नंबर नीचे स्क्रीन पर शो हो रहा है। थैंक यू। देखो भैया, मैंने कहा था ना, आपको चंदू स्टार बना दूंगी मैं। अरे मैडम, आप तो भगवान की तरह हो मेरे लिए।
अरे मेरे जिस ठेले पर पूरे दिन में 50 ग्राहक नहीं आते थे, अब वहाँ 500 ग्राहक आ रहे हैं। इतनी बिक्री हो रही है कि मैं घर से कितना भी माल ले आऊँ, सब 3-4 घंटे में ख़त्म हो जाता है। ये लो मैडम, 2000 रुपये आपका कमीशन। और हाँ, आती रहना आप, हर बार 2000 का कमीशन पक्का। जब से गीता के ब्लॉग से चंदू चाट वाला फेमस हुआ था, आसपास के चाट वाले पैसे देकर अपने ठेलों की वीडियो बनवाने के लिए गीता के पास आने लगे थे। एक तरफ लगातार व्यूज़ बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ ठेले वाले अपनी वीडियो बनवाने के लिए 5000 तक देने को तैयार हो गए थे। गीता और उसकी सास अब रुपयों में खेल रही थी और उन्हें ये नया नया पैसा और फेम बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन, अरे बहू, कोई नंदू है, सुबह से 3 बार फ़ोन कर चुका है, कह रहा है उसे अपने पिज़्ज़ा पराठा स्टॉल का वीडियो बनवाना है। बेचारा कह रहा था धंधा बहुत मंदा है, पूरा दिन झक मार कर भी कोई ग्राहक नहीं मिल रहा उसको। चलो माँ जी, अब इतना कह रहा है तो चलकर आज उसका वीडियो बना ही देते हैं। गीता और उसकी सास जाकर पिज़्ज़ा पराठा वाले का वीडियो बना लेते हैं और अपने चैनल पर बढ़ा चढ़ा कर उसे डाल देते हैं। अगले दिन, अरे यार, बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है। अरे दोस्त, तेरी भूख का तो बहुत अच्छा इलाज है मेरे पास। यहीं पास में एक पिज़्ज़ा पराठा वाला 50 के 2 पराठे बना कर देता है, ऊपर से ढेर सारी चीज़ और वेजिटेबल्स भी। मेरा तो देख के मुंह में पानी आ गया। चलना पिज़्ज़ा पराठा खाकर आते हैं। और ये कोई ऐसा वैसा ठेला नहीं है, मिलियन व्यूज़ थे इस ब्लॉग पर। समर अपने दोस्त के साथ पिज़्ज़ा पराठा खाने के लिए ठेले पर पहुंच जाता है और स्वाद के चक्कर में 2-3 प्लेट एक्स्ट्रा चीज़ पिज़्ज़ा पराठा चट कर जाता है। कुछ देर बाद, गीता, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो, दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। अस्पताल में, अरे फूड पॉइजनिंग हुई है आपको, ज़रूर कोई उल्टी पुल्टी चीज़ खाई है आपने। अरे सत्यानाश हो उस फूड ब्लॉगर का, जिसका वीडियो देखकर हम लोग वो पिज़्ज़ा पराठा खाने गए थे। स्वाद के चक्कर में मैंने 2-3 प्लेट पिज़्ज़ा पराठा खा लिया। लगता है उसी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। क्या पिज़्ज़ा पराठा? अरे कौन सी दुकान से पिज़्ज़ा पराठा खाकर आए हो तुम? अरे वही नेहरू नगर के नुक्कड़ पर जो खड़ा रहता है ना, उसी के पास गए थे। अरे एक नंबर के बेवकूफ़ हो तुम। किसने कहा था फूड ब्लॉगर की बात मानकर ठेले वाले से खाना खाने के लिए? तुम्हें नहीं पता कितना अनहाइजेनिक खाना होता है उन लोगों का। और जिस ठेले वाले के पास तुम खाना खाकर आए हो ना, उसका ब्लॉग मैंने ही बनाया था। 3-3 दिन उसकी दुकान पर कोई कस्टमर नहीं आता है। पता नहीं कितने दिन पुरानी चीज़ रखी होगी उसके पास। क्या ये घटिया वीडियो तुमने बनाकर अपलोड किया था? पर तुम्हें पता है कितने लोग तुम्हारी वजह से अस्पताल पहुंच गए होंगे? अरे तो किसने कहा है कि वीडियो देखकर सारी बातें सच मानने के लिए? वीडियो देखो, स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाओ। हर वीडियो को इतना सीरियसली क्यों लेते हो आप लोग? मैं वीडियो सिर्फ व्यूज़ के लिए बनाती हूँ, इसलिए नहीं कि आप जाकर ठेले के बाहर लाइन लगा लो। ब्लॉगिंग मेरा काम है। और जब मैं अपनी वीडियो से हज़ारों लाखों रुपए कमा रही थी, तब तो तुम्हें बहुत मज़ा आता था। तब तो तुमने कभी नहीं कहा कि सोच समझकर वीडियो बनाया करो। तब तो चंदू हो या रामू, सबका वीडियो बनवाने के लिए फट से हाँ कर देती थी तुम। अब खुद पर बीत रही है तो कह रहे हो मेरी वजह से तुम अस्पताल पहुंच गए। ये फूड ब्लॉगिंग के नाम पर आजकल जो इन अनहाइजेनिक चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है ना, वो कितना खतरनाक हो सकता है आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। कोई पराठे वाला आधा किलो मक्खन लगाकर एक पराठा बना रहा है, तो कोई चीज़ पराठे में पूरे 200 ग्राम चीज़ डालकर चीज़ पराठा बनाकर खिला रहा है। कोई बटर आमलेट में मक्खन पिघला रहा है। ऊपर से ये लोग नकली, सस्ता और अनहाइजेनिक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जो हार्ट, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और फूड पॉइजनिंग को बढ़ावा देते हैं। अरे इन सब में जितनी गलती इन ठेले वालों की है ना, सस्ती लोकप्रियता देकर उन्हें स्टार बनाने वाले ये ब्लॉगर भी कम दोषी नहीं है। और इन सब में सबसे बड़ा गुनहगार तो वो है जो इन वीडियो से प्रभावित होकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए ऐसी जगह पर खाने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे एक आम आदमी को थोड़ा सा अपना दिमाग भी तो लगाना चाहिए। आप घर पर एक पराठा बनाते हैं तो 1 चम्मच घी में पराठा बन जाता है। ये वीडियो खुले में दिखा रहा है कि एक पराठे में पूरा 1 मक्खन का बार लगाकर पराठा बना रहा है और आप उसको चटकारे लेकर खा भी रहे। डॉक्टर की बात सुनकर गीता को अपनी गलती का एहसास हो गया था। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। समर चंद रुपयों के लिए अच्छा बुरा कुछ भी सोचे बिना मैं हर गली नुक्कड़ पर खड़े होने वाले चाट के अनहाइजेनिक ठेले को सुपरस्टार बना रही थी, बिना ये सोचे कि वो किस क्वालिटी का खाना प्रोवाइड कर रहा है। और इस तरह से मैं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ही कर रही हूँ। आगे से मैं ब्लॉगिंग करूँगी ज़रूर, लेकिन अब मेरी प्राथमिकता पैसे नहीं सेहत होगी। मैं उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करूँगी जो सेहत के लिए सही है और जो अच्छा और हाइजेनिक तरीके से अपना खाना बना रहा है। हैं? तुम तीनों निगौड़ों ने शादी कर ली, वो भी इन 3 गरीब लड़कियों से?
अरे ऐसा कौन सा खेत से उठा लाए हो ना तुम? महिमा के 3 बेटे नील, समर और शौर्य तीनों भी अच्छी खासी नौकरी करते हैं। महिमा की हमेशा से इच्छा थी कि मेरे तीनों बेटों की शादी में अच्छे घराने वाली सुंदर और सुशील लड़कियों से ही कराऊंगी, जिनके मायके की तिजोरी में ढेर सारा पैसा हो और मैं जम के दहेज ले सकूं उनसे। बस पंडित जी से बात होए मेरी और वो धड़ाधड़ अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आए मेरे बेटों के लिए। लेकिन तीनों बेटों को अमीर नहीं बल्कि गरीब लड़कियों से प्यार हो जाता है। शौर्या को आस्था से, जो एक गरीब किसान की बेटी होती है, नील को प्रतिका से, जो एक अनाथ लड़की होती है और रेस्टोरेंट में काम करती है, और तीसरे बेटे समर को मीशा से, जो एक कुम्हार की बेटी होती है। और एक दिन तीनों बेटे एक साथ अपनी प्रेमिकाओं के संग शादी करके उन्हें घर ले आते हैं और उन्हें देखकर महिमा के तोते उड़ जाते हैं। ये क्या बेहूदगी है, तुम तीनों ने मेरी रजामंदी के बिना ही शादी कर ली, और वो भी इन 3 गरीब लड़कियों से। अरे एक फूटी कोड़ी नहीं दे सकती ये तीनों, दहेज तो बहुत दूर की बात है। माँ, हमें पता था कि आप इस शादी के लिए राजी नहीं होगी, क्योंकि हमें 3 गरीब लड़कियों से प्रेम है। लेकिन माँ, हम तीनों भाई अपनी अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हैं। हाँ माँ, और आप अपनी ये दहेज जैसी दकियानुसी बातें अपने पास ही रखिए। हम इसे बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देंगे। इंसान पैसों से नहीं, दिल और मन से अमीर होता है। सॉरी माँ, लेकिन अब जिस राह पर चल रही हो ना, वो बहुत गलत है। दहेज जैसी प्रथा बहुत गलत है। अरे चुप रहो तुम तीनों बेवकूफो, दिमाग तो तुम तीनों भी कहीं बेच कर आए हो, जो इन तीनों के प्यार में जोगी बन गए हो। चाहे जो हो जाए, मैं इन तीनों गरीब बहुओं को कभी नहीं अपनाऊंगी। फिर भी तीनों शादीशुदा जोड़े महिमा की पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। महिमा अब तीनों बहुओं के पीछे हाथ धोके पड़ जाती है, उन्हें अपने बेटों से दूर करने के लिए। वो जानबूझकर महंगे कांच के बर्तन तोड़ती फूरती है और सारा इल्जाम अपनी तीनों बहुओं पर थोप देती है। हाय राम, देखो मेरे तीनों सपूतों, देखो कैसे तुम्हारी इन त्रिमूर्तियों ने महंगे बर्तनों का सत्यानाश कर दिया। अरे माना कि ये तीनों एकदम बढ़िया स्वादिष्ट लाजवाब खाना बनाती है, लेकिन ये सब क्या है? लेकिन सासू माँ, वो गलती से। अरे चुप, खबरदार जो मेरे साथ जुबान लड़ाई तो। तुम तीनों गरीब कहीं की, तुम तीनों ने कभी देखे भी है क्या ऐसे कांच के बर्तन? अरे कैसे देखे होंगे, मिट्टी के लोग जो ठहरे। माँ, बस भी कीजिए। तीनों बहुएं खूब उदास हो जाती है। महिमा अपने बेटों को उनकी बीवियों की तरफदारी करते देख और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उस सब का गुस्सा बहुओं पर उतारने लगती है। ऐ मिशा बहू, तू आज सारे कमरे और हॉल का एरिया साफ करेगी। एक भी धूल का निशान नहीं दिखना चाहिए मुझे। और तो प्रतिका बहू, छत और आंगन साफ करेगी। आस्था मैडम, पहले पूरी रसोई को साफ करोगी और फिर मसाले कुटोगी और फिर सबका खाना बनाओगी। और आज 12 पकवान बनाने हैं तुम्हें, अलग अलग प्रकार के, और बेसन के लड्डू भी। ठीक है सासू माँ, ठीक है सासू माँ, ठीक है सासू माँ। महिमा ऐसे ही तीनों बहुओं को दिन रात किसी न किसी काम में व्यस्त रख देती और उन्हें 1 मिनट के लिए तक चैन की सांस नहीं लेने देती। इन तीनों बहुओं के साथ तो ऐसी बदसलूकी ही करनी चाहिए। अमीर लड़के देखे नहीं कि बैठ गई कुंडली मारकर मेरे तीनों बेटे के जीवन में। ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। आगे आगे देखना कैसे कमर तोड़ काम करवाती हूँ इन तीनों से, इतना कि ये तीनों की तीनों ठक हार कर खुद ब खुद मेरे घर से और मेरे बेटों की जिंदगियों से चली जाए। महिमा अपनी चालें चलना बंद नहीं करती और वो रोजाना तीनों बहुओं को किसी न किसी मुसीबत में फंसाकर उन्हें उनके पतियों से भी डांट खिलाती। ये क्या है आस्था, तुमने मेरी पूरी शर्ट जला दी। यू नो कितनी एक्सपेंसिव थी ये। ना तो कभी ऐसे महंगे कपड़े देखे होंगे और ना ही कभी इस्त्री इस्तेमाल की होगी। ऐसा मत कहिए शौर्य जी। What the hell यार प्रीतिका,
रूम का एसी और टीवी दोनों खराब कर दिया। सच में तुमसे प्यार करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन मैंने तो टीवी को हाथ भी नहीं लगाया और ना ही एसी ऑन की। तो ये सब क्या अपने आप बिगड़ गया? मैं कह रही हूँ ना समर जी कि मैंने आपकी फाइल्स और घड़ी नहीं घुमाई। चुप रहो। तुम जैसे लो क्लास लोगों को क्या पता महंगी चीजों की अहमियत। खिलौना नहीं होता सब कुछ। तुम्ही ने घुमाया है मेरी 8,000 वाली वॉच। महिमा हॉल में ये सब सुनती है और बहुत हंसती है। बेचारी गरीब बहू है मेरी, सारा रायता मैंने फैलाया है, लेकिन इल्जाम इन तीनों बेकसूरों पर लग रहा है। तीनों बेटों बहुओं के रिश्तों में दरारें आ जाती है। एक दिन तीनों बेटों की नौकरी छूट जाती है। क्या? लेकिन कैसे? वो हमारे कंपनी के ऑनर की मौत हो गई और उनका बिजनेस आगे चलाने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए। अब क्या होगा? तुम तीनों में से तो कोई कुछ ना बोले वही सही होगा। तुम तीनों की वजह से ही मेरे बेटों का ये हाल है। पनौती हो तुम तीनों, पनौती। हम इंटरव्यूज देंगे अभी कहीं पर, लेकिन आज के टाइम में जॉब मिलना मानो कलयुग में भगवान को ढूंढने जैसा हो गया है। फिलहाल तो 1 हफ्ते का खर्च निकल जाएगा। दिन बीतते हैं और घर में पैसों की समस्या खत्म ही नहीं होती। और तो और तीनों बेटों को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। उसी बीच एक दिन महिमा की तबीयत बहुत गंभीर रूप से खराब हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे दिल की बीमारी है और जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए पूरे 30 लाख रुपए लग जाएंगे। सभी काफी परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? अगले 2 हफ्तों में अगर हमने पैसे नहीं इकट्ठा किए तो बहुत देर हो जाएगी। मिला जुला के हमारे पास 15 लाख रुपए हैं और 15 लाख की जरूरत है बस। तभी तीनों बहुएं आपस में कहती हैं, सुनो, मेरे पास एक सुझाव है। हम तीनों भी बढ़िया खाना पकाते हैं और खाना एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई भी पैसे खर्च करने से पहले नहीं सोचता। तो हम घर से टिफिन सर्विस शुरू करें क्या? आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? मेरी चाची भी टिफिन सर्विस करती है। दिन के 500 से 1000 डब्बे बेचेंगे। स्टेशन पर, नुक्कड़ पर, ऑफिस और बैचलर लोग हमारे टारगेट पे रहेंगे, क्योंकि उनसे हमें बहुत मुनाफा होगा। वाह आस्था, क्या सॉलिड प्लान है। तीनों बहुएं रोजाना घर पे खाना बनाती हैं, फिर उसे बेचने बाहर जाती। तीनों बेटे भी उनकी इस काम में मदद करते और वहां हॉस्पिटल में महिमा को इस सब की कोई खबर नहीं होती। बहुएं स्टेशन, गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौक, चौराहे पर जाकर टिफिन बेचती और 10 दिन में ही वो खूब सारे पैसे कमा लेती हैं और किस्मत से उन्हें 2 बड़े ऑर्डर्स भी मिलते हैं, जिनके उन्हें लाखों में पैसे मिलने वाले होते हैं। दिन रात और खून पसीना एक करके बिना सोए अपनी सास के लिए पैसे इकट्ठा करने लगती हैं तीनों बहुएं और 15 दिन में वो सारे पैसे जमा भी कर लेती हैं और महिमा का ऑपरेशन सही सलामत हो जाता है। ठीक होकर जब महिमा घर लौटती है, तभी अपनी बहुओं के इस कमाल के बारे में सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती है। मुझे माफ कर दो मीशा, प्रीतिका और आस्था बहू। मैंने तुम तीनों को बहुत सताया और आज तुम्ही ने मेरी जान बचाई। सच में आज मुझे समझ में आया कि इंसान पैसों से नहीं, दिल और मन से अमीर होता है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं तुम तीनों जैसी होनहार, निडर और मेहनती बहुओं की सास हूँ। तीनों बहुएं सास के गले लगती हैं और वो तीनों आगे भी अपना टिफिन बिजनेस जारी रखती हैं और महिमा अपनी तीनों बहुओं के साथ स्नेह और ममता से पेश आती है।